नमस्कार। आज हम एक नई शख्सियत से संवाद करेंगे, डॉक्टर सुकन्या शर्मा, जो इस समय एसीपी कोतवाली आगरा कमिश्नरेट है और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाई हैं अपने एरिया में और एक बहुत मेजर चेंज उन्होंने लाई कि उनके कोतवाली के बगल में एक डलाव घर था जिसको कि उन्होंने साफ कराया। ये बहुत काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर सुकन्या शर्मा, आपने बीएससी किया, फिर आपने होम्योपैथी और उसकी सर्जरी में ग्रेजुएशन किया और आपने बताया कि जब आप कॉलेज में थी तब आपने डिसाइड किया कि आप पीपीएस ज्वाइन करेंगी। तो ये जर्नी आपकी जो बचपन से अभी तक रही, उसके बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर सुकन्या शर्मा ने क्या अचीव किया लाइफ में। थैंक यू सर। मैं 2017 बैच की डिप्टी एसपी हूँ। उसके पहले मैं होम्योपैथिक डॉक्टर थी, जैसे कि आपने बताया। मेरा इंट्रोडक्शन जो शुरू होता है हमारे परिवार की वैल्यूज़ से जी। हम घर में, मेरे फादर का हमेशा से ये सपना था कि हम 4 बहनें हैं, तो हम चारों बहनें डॉक्टर बने जी। तो 12th के बाद मैंने तैयारी शुरू करी नीट की। साथ ही में मैंने अपना बीएससी करा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में। उसके बाद नीट से मुझे कॉलेज अलॉट हुआ बीएचएमएस का, तो मैंने बीएचएमएस अपने मन से करना शुरू कर दिया। कॉलेज चले गए, कॉलेज लाइफ में इन्वॉल्व हो गए। 2 साल तक मैंने लगातार होम्योपैथी की अच्छे से पढ़ाई करी। 3rd ईयर में जब मैं वहाँ ओपीडी में पेशेंट्स देखती थी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता था कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स। And at that point of time I decided to prepare for civil services. And in my 3rd year I prepared. In my first attempt I cleared UP Public Service Commission examination. So that's how I joined this Eklon services. आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस या आर्म फोर्सेस या पुलिस में महिला कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होती और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जब मैंने ज्वाइन किया था सर, 2017 का जब रिज़ल्ट आया तो उसके एक दिन पहले मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी। सो आई पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज एंड सेलेक्टेड। आई नेवर न्यू दैट आई वुड बिकम अ पीपीएस ऑफिसर, अ डिप्टी एसपी. And the moment result came, this clicked to my mind that there is something for me in the police services. That is why I got this khaki. So जब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के टाइम पे मेरा वजन बहुत ज़्यादा था. I was 80 kgs. And because we used to study a lot, और बैठे रहते हैं, बहुत स्टेशनरी लाइफ होती है हमारी, कुछ करते नहीं हैं. तो जब एकेडमी गई तो इनिशियल स्टेज में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. बहुत पैर सूज जाते थे, घर में आती थी, पेरेंट्स परेशान होते थे. और एज अ लेडी ऑफिसर ज़्यादा चैलेंज ये था कि मुझे लग रहा था इस एनवायरनमेंट से मैं कोप अप कैसे कर पाऊँगी. बट वहाँ जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने लगातार मोटिवेट किया. हमेशा जब भी मैं रुकती थी तो वो लेकर जाते थे कि मैम आपको करना है, और अपने से भी मोटिवेटेड रहती थी कि जब यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे. तो फाइनली 12.5 महीने की रिगरस ट्रेनिंग में अपने आप को मैंने कभी रुकने नहीं दिया. जब भी लगा कि नहीं अब रुक जाएं, तो लगा नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, कुछ तो मिलेगा, भले चाहे एक कदम चलो लेकिन चलो. तो आगे बढ़ती गई. फिर एकेडमी में मैंने टॉप किया. मैं सर्वांग सर्वोत्तम चीफ मिनिस्टर से मुझे सॉर्ड मिली, सॉर्ड ऑफ ऑनर. तो ये 12-12.5 महीने की हमारे डायरेक्टर सर की मेहनत और मेरे उस्ताद, और उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा तो वो मुझे लगातार मोटिवेट करते रहते थे. तो वहाँ का सफ़र टफ़ था, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा कि आज जो मैं हूँ वो सिर्फ उस सफ़र की वजह से हूँ. जब आप एकेडमी में थी तो आपके बहुत सारे मित्र भी रहे होंगे, और आपके, जैसे आपने बताया कि आपके डायरेक्टर थे जो करंट एडीजी आगरा हैं, तो उनके साथ आपका कैसा संबंध रहा? क्योंकि आप टॉपर थी तो उनसे ज़्यादा मुलाकात होती होगी, या उनका फोकस आप पे ज़्यादा रहता होगा कि ये बहुत अच्छी कैंडिडेट. एडीजी सर राजीव कृष्णा सर हमारे डायरेक्टर थे एकेडमी में.
तो फर्स्ट हमारे 4 सेमेस्टर होते थे एकेडमी में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे भी पता नहीं था कि मैं टॉप करूँगी। एंड जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स में कंसिस्टेंटली मेरे अच्छे मार्क्स आए तो ही सेड शी इज़ एक्सेलेंट, शी इज़ एक्सेलिंग इन एवरी सब्जेक्ट। तो मैंने वो चीज़ उनसे ली कि आई शुड एक्सेल इन एवरीथिंग, और उसके बाद धीरे धीरे हर सेमेस्टर में मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती गई। सर हमारी वीकली मॉनिटरिंग करते थे, हमें जो एकेडमी में पढ़ाया जाता था उसके लिए वो वीकली 2 कैंडिडेट्स को अपने पास बुलाते थे और चेक करते थे कि हम लोग क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके साथ पुलिसिंग पे बहुत डिस्कशन होते थे। तो जैसे ईव टीजिंग पे सर ने एक हमारा सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था, और उसमें जो सब इंस्पेक्टर का एक नया बैच आया था वो पास आउट हो रहा था। तो उनके साथ जब हम लोगों का सेमिनार हुआ उसमें सर ने दिस वेरी स्मॉल थिंग विच एवरी वीमेन गोज थ्रू इन देयर डेली लाइफ, उस पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि, और वो हम लोगों के डिस्कशन के दौरान वो चीज़ आगे आई थी जब सर ने पूछा था कि आपको कैसा लगता है कि मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम आप बताइए जो हर वेमेन फेस करती है। तो वो मैंने बताया था कि सर ईव टीजिंग। तो जब सेमिनार में वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना तो हमें समझ आया कि सर कितने सेंसिटिव हैं फीमेल ऑफिसर्स को लेके और इन जनरल सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं उनको लेके। जब आपकी पहली पोस्टिंग या आप जब ट्रेनिंग पर आई तो कौन सी जगह आपको पोस्टिंग मिली थी? मेरी अंडर ट्रेनिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ट्रेनिंग आगरा में ही थी। अरे वेरी गुड। हाँ, तो मैंने नवंबर 2021 में ज्वाइन किया। और कोरोना टाइम में? नहीं, नवंबर 2021। ओके। आफ्टर आई मीन इट वाज इन बिटवीन। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एसएसपी सुधीर सर थे उस समय जी, तो उनके टाइम पे मैंने ज्वाइन किया और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग मेरी आगरा में ही कंप्लीट हुई। ट्रेनिंग के टाइम पे ही मुझे सर ने सर्कल दे दिया था, तो मैं सीओ छत्ता रही 1 साल, और फिर उसके बाद अभी कोतवाली। आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जब आप सीओ छत्ता थी? उस टाइम पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो हुआ था वो ये था कि लोगों से मुझे बात करने का, सोसाइटी के इश्यूज़ जानने का मौका मिला। जैसे आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि इस टाइप के इश्यूज़ हो रहे हैं, बट व्हेन यू गो टू फील्ड एंड छत्ता का जो एरिया है उसमें क्राइम, सेंसिटिविटी, मार्केट, यू फाइंड अ लॉट ऑफ वैरायटी। तो जब आप ऐसा एक्सपोजर आपको मिलता है तो आप देखते हैं कि फील्ड पे क्या इश्यूज़ हैं। तो वो छोटे छोटे इश्यूज़ मैं वहाँ जाके देखती थी। क्राइम पे वहाँ काम करने को मुझे बहुत अच्छा मिला। जैसे हमने एक 4 साल के बच्चे का मर्डर हो गया था, तो रात में टीम लगा के हम लोगों ने सॉल्व किया था। और कई बार ऐसे लोग आ जाते थे सामने जो एक्चुअली में खुद ही कल्प्रिट हैं और अपने आप को इनोसेंट दिखाते हैं। तो एक समाज का वो भी एस्पेक्ट आपके सामने आता है कि कई बार आपको लगता है कि ये तो दोषी है बट वो निर्दोष होता है, और कई बार निर्दोष को आप दोषी समझने लगते हैं। तो वो प्रिजुडाइज्ड चीज़ें जो थी वो नहीं हावी हुई उस एक्सपोजर की वजह से मेरे ऊपर। कभी भी हमेशा न्यूट्रल रहने का मैंने सीखा कि कहीं भी किसी से बात करूं तो ये मेरे मन में हमेशा रहे कि हाँ, दिस कैन बी ईदर वे। जब आप प्रोबेशन ख़त्म करके फिर आप एकेडमी में गई तो कितने समय का और ट्रेनिंग हुआ आपका? एकेडमी जैसे सर्कल मुझे मिल गया था तो उसके बाद 1-2 दिन की हमारी डीब्रीफिंग होती है। ओके। तो मेरी क्योंकि उस टाइम एसएसपी सर प्रभाकर चौधरी सर आ गए थे, तो उनके साथ हम लोग जन सुनवाई में बैठते थे और वो हमें सिखाते थे कि आपको कैसे पुलिसिंग करनी चाहिए। और कई बार ऐसे इश्यूज आते थे जो मैं सर से जाके डिस्कस करती थी, तो सर बताते थे कि इनमें क्या करना चाहिए। तो डीब्रीफिंग के टाइम पे भी उन्होंने मेरे उसमें कमेंट लिखा था दैट शी इज़ एन इमोशनल ऑफिसर बट शी विल बिकम एन एसेट टू द यूपी पुलिस। ओके। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप प्रोबेशन पर आप इधर आई उसके बाद आपको एकेडमी में वापस नहीं जाना पड़ता? सिर्फ 2 दिन की डीब्रीफिंग के लिए हम लोग गए एकेडमी, उसके अलावा आपको नहीं? जैसे आईपीएस में तो शायद कुछ समय वो वापस जाते हैं। हाँ, फिर हम लोगों में सिर्फ डीब्रीफिंग के लिए जाते हैं, उसके बाद फील्ड पोस्टिंग। तो आपको यू वर लकी कि आपको आगरा ही में पोस्टिंग मिली? हाँ, लकी also, and because I am from Aligarh, so it is near to my home. Okay. So it always feels like at home.
नहीं, मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कभी आपने मॉब को हैंडल किया है आपकी? 2 बार अभी तक के टाइम पे मुझे फेस करना पड़ा। एक तो जब CDS सर का प्लेन क्रैश हुआ था जी, तो उस टाइम पे हमारे आगरा से न्यू आगरा एरिया में एक उस प्लेन में जो पायलट थे वो वहाँ के उनकी थे। डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे देयर वाज अ ह्यूज क्राउड। आई वेंट देयर एंड आई सॉ द क्राउड. आई वाज फ्रॉम इनसाइड ब्रेकिंग because this was for the first time I was seeing such a huge crowd. Yes. So I informed my superior कि सर this is like there is huge crowd और यहाँ हमें बैरिकेडिंग की, रस्ते की, पुलिस फोर्स की ज़रूरत है. फिर I remembered like हमें एकेडमी में पढ़ाया गया था कि सबसे पहले मॉब को देखो कि मॉब किस पर्पस से वहाँ पे गैदर हुई है. तो जब मैंने देखा कि वो मॉब वहाँ पे ग्रीविंग के लिए दे आर ग्रीव, तो फिर जब समझ आया कि अच्छा ठीक है ये तो कुछ नहीं करेंगे ऐसे, मतलब इनके साथ बस हमें थोड़ा सेंसिटिव रहना है और ये समझना है कि हम लोग अगर इनके साथ कुछ ऐसा करने लग जाएंगे अभी कि फोर्सफुली पीछे हटाएं या उनको नहीं आने दें या लाठी कुछ चला दें तो वो नहीं काम करेगा. तो वो मेरा एक मॉब को मैंने समझा कि इनको उनके आपको ये समझना पड़ेगा कि किस पर्पस से वो आए हैं. दूसरा एक मंटोला में हमारे इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ था जब थोड़ा कम्युनल इशू हो गया था. उस टाइम पे वी वर टॉकिंग टू देम, हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऑल्सो उस टाइम पे वो लोग हमारे समझाने पे समझ गए, बट बाद में थोड़ा सा उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी और लगा था कि अब शायद करना पड़ेगा, बट समहाउ वी मैनेज्ड. तो वो भी मैनेज हो गया था. यू वुड हैव कम, जिस एरिया में आप हैं उसमें तो रोज ही कुछ ना कुछ इश्यूज होता होगा. उसको आप कैसे हैंडल करती हैं कि वो बहुत घना एरिया है, डेंस एरिया है और सारे कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं और इश्यूज क्योंकि बहुत सेंसिटिव भी है वो एरिया, तो हाउ डू यू हैंडल इट? मतलब व्हाट इज़ योर नेटवर्किंग? आपके पुलिस में एक बीट पुलिसिंग होती है जो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ जो इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, ही इज़ द वन हु हैज़ टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गेट, हाउ डू यू प्लान दैट और हाउ डू यू मैनेज इन योर एरिया? Beat policing, beat is the most important aspect of policing because it is the fundamental unit. तो छत्ता में भी जब मैं थी तो मेरा हमेशा ये पर्पस रहता था कि मेरा बीट का सिपाही, उसे अपने एरिया की हर चप्पे चप्पे की नॉलेज होनी चाहिए कि उस घर में कितना सामान है, उस घर में कितने लोग हैं, उस घर में कितने बेड हैं, उस घर में कितनी चारपाई हैं, कितनी चेयर हैं. तो हमेशा से बीट सिपाही से मैं इनपुट लेती रहती थी. दूसरा, कोतवाली में जब मैं आई तो यहाँ मार्केट ज़्यादा है जी, ड्रग मार्केट है जी, कपड़ों का मार्केट है, किताबों का मार्केट है, और व्यापारी की हमेशा हमसे एक एक्सपेक्टेशन रहती थी कि आप उन्हें रेस्पेक्ट दें और उनकी बात सुनें. छत्ता में भी, छत्ता जो था वो मार्केट एरिया था, उसमें मैं व्यापार मंडल की मीटिंग अटेंड करती थी. तो जितनी हर महीने हम लोग अटेंड करते थे तो उन लोगों के इश्यूज रहते थे कि मैम ट्रैफिक थोड़ा सा कंट्रोल रहे या हम लोगों को व्यापार में सुविधाएं जितनी हो सकती हैं वो की जाए. तो वो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ भी काम आया. हम हमेशा मीटिंग करते रहते हैं उनके साथ या पूछते रहते हैं. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब कम्युनिकेशन अगर आपका नहीं रहेगा लोगों के साथ, आप मिलेंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं कि उनको क्या इश्यूज हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे. लेकिन अगर आप उनके समझते रहें, उनसे कम्युनिकेट करते रहें तो आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी. और उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उनको ज़रा सी देर में आपकी सिर्फ बात करने से या किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. आप बता दीजिए, एक डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट कर दीजिए, वहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा. तो इसीलिए कोतवाली में और सेंसिटिविटी, तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कि कोई भी त्योहार हो, ये तो आगरा में तो जुलूस सबसे ज़्यादा निकलते हैं हर दूसरे दिन. एंड कोतवाली इज़ दी ओल्ड सिटी, तो हर जुलूस कोतवाली से निकलता ही है. हमारी पाई चौकी इज़ वेरी फेमस फॉर दिस. तो वहाँ पर वो लोग ही आते हैं कि मैम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम पूरा मैनेज करा देंगे और हम आपके साथ खड़े हैं हर चीज़ में.
तो जब आप उनके साथ उनसे बात करते हैं तो उन्हें आपके ऊपर भरोसा होता है जी और फिर जब वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आप उनके ऊपर भरोसा कर जी सकते हैं। नहीं, लेकिन जो आपका पूरा एरिया है, जो आपके नीचे के लोग हैं, थाना इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर्स, उनके साथ भी आप इंटरेक्शन करती हैं, उनका जो बिहेवियर सुनने में आता है कि जो भी कारण रहा हो, प्रेशर्स भी हो सकते हैं, उनसे भी आप इंटरेक्शन करती हैं जिस हिसाब से आप सिविल सोसाइटी से करती हैं, सिटीजन से भी करती हैं, बिकॉज उनको भी आप लीडर हैं, उनको भी आपने ट्रेन करना है और मोटिवेट करना है कि वो भी जैसे आप एग्जाम्पल सेट कर रही हैं वैसे ही वो भी करें। तो वो क्या एक्सपीरियंस आपका? फॉर अ लेडी ऑफिसर इससे मैं उस तरीके से एड्रेस करना चाहूँगी क्योंकि देयर इज़ डिफरेंस। आप जब सोसाइटी में आते हैं तो आप थोड़ा सा ये फील करते हैं कि यू आर लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। सो फॉर अ लेडी टू प्रूव दिस दैट यू आर नॉट अ लेडी ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर, वो एक चैलेंज आता है सामने। तो वहाँ ये भी एक्सपीरियंस मेरा ट्रेनिंग से ही मुझे मिला है कि जो मेरा पहला सर्कल वो इतना चैलेंजिंग था। तो इनिशियली जब मैं, दिस इज़ वेरी पर्सनल आई एम शेयरिंग, कि जब मैं जाती थी थाने में तो वो लोग समझते थे कि मैम को तो कुछ पता नहीं है जी। और मैम को तो कैसे भी पागल बना दीजिए। तो मैं भी समझती थी पता नहीं ये लोग मुझसे चीज़ें क्यों शेयर नहीं करते। बट ग्रेजुअली जब मैंने समझना शुरू करा कि मुझे इनसे काम लेना है जी। मुझे इन्हें इनकी चीज़ों में सपोर्ट करना है, तब ये मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, मेरे साथ चीज़ें शेयर करेंगे। तो इट इज़ ट्रस्ट बिल्डिंग। तो वो हम लोग हमेशा, मैं एतमादौला थाने पे डेली शाम को बैठती थी। डेली जाके मेरा काम होता था कि वहाँ उनके साथ बैठना, वहाँ समझना कि यहाँ किस टाइप के इश्यूज़ आ रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व होना। फिर जब कोतवाली में मैं आई तो यहाँ पर भी रेगुलरली चौकी इंचार्ज के साथ उनके इश्यूज़ में पैदल गश्त करते टाइम या कोई मीटिंग हो रही है उस टाइम पे उनके इश्यूज़ को समझना, क्योंकि उनको भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो अपने से नहीं मैनेज कर सकते। तो उन इश्यूज़ को मैं समझती हूँ, उनसे भी बात करती हूँ, तो हम लोग कर पाते हैं। आपकी काफ़ी फ़ोटो सोशल मीडिया पे और आगरा पुलिस पे पैदल गश्त करते हुए सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने कोतवाली के बगल में जो ये कूड़े का ढेर, जो आइकॉनिक कूड़े का ढेर था, उस एरिया में सबको पता था कि यहाँ कूड़ा डंप होता है, वो चेंज करने का या उस पे हटाने का आपको कैसे विचार आया? क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे CEO रहे, उनको भी यही प्रॉब्लम मतलब फेस की होगी उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, या तो वो बहुत ज़्यादा ही बिजी थे या क्या कारण था? मतलब मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये टर्न अराउंड कैसे हुआ, जनता भी जानना चाहती है। एक दिन सर ऐसे ही मैं वहाँ से गुज़र रही थी, सुबह सुबह मैंने देखा कि नगर निगम की गाड़ी वहाँ पे कूड़ा उठा रही है। तो जनरली ये लोग कूड़ा उठा देते हैं 10 बजे के पहले और हमारी ऑफिस टाइमिंग है 10 बजे। तो सुबह सुबह कई बार मैं निकलती थी तो देखती थी कि यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, बट मुझे पता नहीं था क्यों डाल देते हैं ये लोग कूड़ा, और एक इग्नोरेंट की तरह मैं भी निकल जाती थी। पर उस दिन जब मैं आई 11 बजे, मैंने देखा पूरा कंजेशन हो रखा है, ट्रैफिक था वहाँ और बदबू आ रही थी, और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी, अलग अलग तरह के, मतलब कौन से एनिमल्स वहाँ नहीं थे। तो जब मैंने देखा कि जानवर हैं, गंदगी है, कूड़ा है, बदबू है, हर चीज़ है, कंजेशन है, ट्रैफिक में इश्यूज़ हो रही हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है, तो फिर मैंने नगर निगम के ऑफिसर से बात की। मैंने कहा सर यहाँ पे ये ढलाव घर है और ढलाव घर तो सिटी में कहीं होना नहीं चाहिए, डंपिंग ग्राउंड क्यों है, एक इतना अच्छा मार्केट है, हमारे पास स्पेस कंजेशन है और हम स्पेस को वेस्ट कर रहे हैं। तो उस दिन हमने नगर निगम के ऑफिसर्स के साथ मैंने मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद मुझे पता चला कि इसका सोल्यूशन है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बिकॉज दिस इज़ आउट ऑफ योर नॉर्मल पुलिसिंग रूटीन। तो इसमें आपको पर्सनल एफर्ट्स देने पड़ेंगे और कम्युनिटी के लिए आप एक पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे। दूसरा, पैदल गश्त के टाइम पे हम लोग देखते थे कि हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स हैं जी, और उन लोगों की, क्योंकि उन्हें एक प्लेस चाहिए खड़े रहने के लिए, आप उनका लाइवलीहुड उनसे नहीं छीन सकते। सही बात। आप डंडे के बल पे उन्हें भगाएंगे, वापस वो आएंगे, किसी ना किसी फॉर्म में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे।
तो कई बार हम उन्हें भगाते थे लेकिन वो सोल्यूशन नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास स्पेस है और हमारे पास इश्यूज़ हैं, तो क्यों ना उन इश्यूज़ को स्पेस से सॉल्व किया जाए। तो उसके बाद फिर हमने लगातार मीटिंग्स करके, और अभी 4 दिन हो गए हैं वहाँ कोई कूड़ा डंप नहीं हुआ है। हम लोग लगातार स्ट्रीट वेंडर्स की भी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, और पर्पज़ हमारा है कि हम स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ पे प्लेस करें, उनको एक डेडिकेटेड मार्केट दें जिससे कि उन्हें कहीं से भगाया ना जाए या उनके आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुँचे कि पुलिस आ जाती है हमें भागना पड़ेगा। तो जब उनके पास एक प्लेस होगा खड़ा होने के लिए, और हमारे सर अलीगढ़ में अगर कभी आपको जाएं तो वहाँ पर एक पड़ाके वालों का डेडिकेटेड मार्केट है। तो अगर आपको कहीं पे गोलगप्पे खाने हैं तो आपको उसी मार्केट में जाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए, कोतवाली के बगल में पूरा शहर पहुंचेगा फिर गोलगप्पे खाने के लिए। जी नहीं, मैंने भी काफ़ी पुलिस ऑफिसर से इंटरेक्शन किया है, एंड वेरी फ्यू हैव, जिसको मैं कहूँगा कि जज्बा आपके जैसा जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं। लोगों ने, जो ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने पूरे शहर को ही चेंज कर दिया। और स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही है तो उन्होंने उन स्ट्रीट वेंडर्स को अपना आई बनाया, so that street vendors could give you information what is happening in the area। बस उनकी स्ट्रीट वेंडर्स की, जैसे आपने राइटली कहा है कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए, वो आप कर ही रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप पढ़ रही थी तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको ये सारे चैलेंजेस, जो आपने एकेडमी में थी, आप एक आइडियल आपको सिचुएशन में समझाया जाता था, और जो प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होता है। वो हर जो भी प्रोफेशनल है उसके साथ यही होता है, चाहे आप MBA करिए या डॉक्टरी आप पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये जो आपका जो एक आइडियलिज़म और एक जो प्रैक्टिकल, उसमें जो समन्वय करने में आपको क्या चैलेंज आए? एकेडमी में सर हम लोगों को हर चीज़ आइडियल पढ़ाई जाती थी। जैसे थाना प्रबंधन भी, तो आप आइडियल थाना दिखाया जाता है, आइडियल थाने की सिचुएशंस बताई जाती हैं, और सर्कल ऑफिसर को भी ये बताया जाता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप बिल्कुल आइडियल बन के करेंगे। लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं प्रैक्टिकली, तो आप देखते हैं कि थाना उस तरीके से वर्क करता ही नहीं जैसे आपको बताया जाता है। और आप सर्कल ऑफिसर के, एज ए सर्कल ऑफिसर आपके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बहुत बार डायलेमा होता था, बहुत बार एंजाइटी होती थी कि ये वैसा नहीं हो रहा जैसे हमें बताया गया एकेडमी में। तो मेरे डायरेक्टर सर के पास मैं जाती थी कई बार मेरी DPT के टाइम पे, और उनसे पूछते थे कि सर इसको कैसे किया जाए। तो वो हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताते और रियलिटी के बहुत पास। मतलब आप आइडियल रह सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली रह के रियलिटी के करीब रहना, जिससे कि आप कुछ ऐसा ना करें कि बैलेंस डिस्टर्ब हो। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, और उसमें मेरे गुरु का, मेरे लिए, मेरे डायरेक्टर सर का, और मेरे फैमिली में मेरे भाई सर, ही इज़ SP विजिलेंस था। तो उनसे भी बहुत बार मैं चीज़ें पूछती रहती थी कि इसमें कैसे करना है भैया, ये तो मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है। तो बोलते थे बेटा परेशान मत हो, इसको ऐसे करो तो तुम प्रैक्टिकल भी रह पाओगी, और तुम जो आइडियल चीज़ें सीख कर आई हो उसको भी तुम इसमें कंटिन्यू कर पाओगी। तो मार्गदर्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है सर, कि जब आपको सही मार्गदर्शन सही समय पे मिल जाए, जब आप फेस कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में डायलेमा है, हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, उस टाइम कोई आपको ऐसा मिल जाए जो ये बता दे कि हाँ इस तरीके से आप बैलेंस करके ले जा सकते हैं, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो तो लाइफ आपकी अच्छी हो जाती है। नहीं, अभी जब आप ACP कोतवाली हैं, तो आप पे प्रेशर भी पड़ता है बहुत सारे, ये चीज़ मत करिए, ये ऐसे करिए, आप ये फेवर कर दीजिए। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है, इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि आप लॉ के भी साथ आपको चलना है, और आपको रियलिटी भी देखनी है, और इन दोनों के बीच में जो समन्वय, कोई ऐसा इंसिडेंट जहां आपको प्रेशर बिल्ड किया गया हो किसी चीज़ पे?
अभी तक तो नहीं हुआ, अभी चलिए। तक नहीं हुआ। और प्रेशर एज सच मैं बहुत ज़्यादा लेती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कानूनी तरीके से सही कर रहे हैं जी और आप ये सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा और जी। उनके भले के लिए है, जी तो वो डिसीजन ऐसा होगा ही नहीं जिसमें आपको कोई बहुत प्रेशराइज कर ले जाए, क्योंकि जो आपको प्रेशराइज कर रहा है उसको भी मालूम है कि आप सही हैं, जी। तो कहीं ना कहीं उनके भी कदम पीछे जाते हैं। क्योंकि ये आपका जो स्टेटमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले यूथ के लिए भी, बिकॉज उसको अपना अगर कैरियर बिल्ड करना है पुलिस में, तो मैं समझता हूँ कि जो आपने एक्सपीरियंसेस बताए दैट विल सर्टनली गाइड देम टू बिकम अ गुड ऑफिसर। जैसे आप बनी, आपको सर्वोत्तम शॉट भी मिली। आप क्योंकि ब्रज की हैं, तो आपका ब्रज का इमेजिनेशन क्या है कि ब्रज क्षेत्र कैसा डेवलप होना चाहिए? क्योंकि आपकी स्कूलिंग भी अलीगढ़ में हुई है, वो भी ब्रज का ही पार्ट है, और कॉलेज भी आपने ब्रज में पढ़ा, और आपने एक्सपोजर आपको ईस्टर्न यूपी का भी मिला, तो यू हैव अ वाइड एक्सपीरियंस। तो आप इमेजिन क्या करती हैं कि ब्रज क्षेत्र आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद कैसा हो? जो मेरी ब्रिज क्षेत्र की कल्पना है सर, उसमें मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारा एसेंस है, ब्रिज का एसेंस, उसको हमें और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम ऐसे कल्चर की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं जहाँ पे हम अपनी नेचर को भूलते जा रहे हैं, जो हमारा बेसिक्स है। तो डेवलपमेंट हो, हम लोग प्रॉस्पर बने, लेकिन जो हमारी ब्रिज की मिट्टी है उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ब्रिज भूमि के हैं। तो उस आइडिया के साथ अगर हम लोग प्रोग्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो शायद जितने आज डिस्ट्रैक्शंस और चीज़ें हमारे सामने आती हैं उन सब से बच के हम जो हम नेचुरली हैं वो रह पाएंगे। तो मेरा डेवलपमेंट का एस्पेक्ट वही है कि आप प्रॉस्पर करें, आप डेवलप करें, लेकिन अपना बेसिक कभी नहीं भूलें, जो आपका बेसिक एसेंस है। आपने कहा आप वर्क के लिए बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत वर्क करती हैं, बट व्हेन यू गो बैक होम इन द इवनिंग, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस कि आज मैंने क्या किया, ये काम? आई नो योर जॉब इज़ 24/7, बट स्टिल जब आप शाम को घर जाती हैं तो सर एज अ पुलिस ऑफिसर जब मैं शाम को घर जाती हूँ तो थोड़ा टाइम मुझे अपने आप को डिटैच करने में लगता है जी कि नाउ आई एम नॉट ए सर्कल ऑफिसर। क्योंकि जब आप फैमिली में जाते हैं तो फैमिली में आपको अपना पोस्ट घर के बाहर छोड़ कर आना होता है, क्योंकि जब आप अंदर एंटर कर रहे हैं तो यू आर नॉर्मल सुकन्या, आई एम नॉर्मल गर्ल, जहाँ मेरी मदर हैं, फादर हैं, उनके लिए उनकी बेटी हूँ मैं। तो जैसे डेली का जो रूटीन मैंने काम किया, एक तो उस चीज़ को मैं एनालिसिस करती हूँ कि क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिसको करके मुझे लगा कि हाँ ये मेरी लाइफ का अच्छा काम था। तो वो एक मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा रहना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे अंदर से फील अच्छा नहीं होता, मुझे लगता है कि आज मैंने अच्छा नहीं किया। तो एक वो, और दूसरा फैमिली के साथ जब मैं जाती हूँ तो जैसे मैं नॉर्मल हूँ वैसे मैं उनके साथ रहती हूँ। कभी कभी इसकी वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पेक्ट होती है, बिकॉज आई कनेक्ट वेरी इजीली। तो किसी से भी मैं बात करती हूँ तो सब कहते हैं मैम आपके साथ बात करने पे ऐसा लगता है कि हम आपको बहुत पहले से जानते हैं। ये तो अच्छी बात। हाँ, लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल और पर्सनल मिक्स कर देते हैं, समझ में नहीं आता कि हाँ दिस इज़ द लिमिट वेयर यू शुड विच यू शुड ड्रॉ कि हाँ मेरा प्रोफेशनल लाइफ यहाँ ख़त्म हो गया, नाउ माय पर्सनल लाइफ स्टार्ट्स। तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाता, नहीं होता। okay. मैं आई थिंक विद एक्सपीरियंस यू इट विल कम। एक हम सबसे सवाल पूछते हैं, वो ये है कि आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? वो जवाब देने से पहले मैं आपके नाम जो आपका रखा गया सुकन्या, उसके पीछे क्या यू हैव बिकम अ सुकन्या? थैंक यू सर। सर मेरा नाम बचपन में सुकन्या नहीं था जी। वो राशि का अलग नाम था। ओके तो टीवी पे सर एक डीडी न्यूज़ पे एक एंकर आती थी बालकृष्ण सुकन्या, ओके, एंड वो इंग्लिश एंकर थी, एंड माय फादर यूज टू सी हर कि वो बहुत अच्छा बोलती हैं, न्यूज़ देखते थे। तो जब मेरी बर्थ हुई उस टाइम पे उनको देख के मेरा नाम रखा गया सुकन्या। ओके। अब आप बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं यूथ के लिए? सर जो मेरी सबसे पहली गिविंग है वो ये है कि जो एज ग्रुप है
वो उस एज ग्रुप में जो उसे काम करना चाहिए वो काम करे। पहली जी। चीज़, जैसे 12th तक आपको पढ़ना है, आपको जी। मालूम है कि हमें हमारी जो 18-19 एज ग्रुप तक का यूथ है कि 12th क्लास तक आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये समझ लेना है कि इसके बाद आपको कोई ऐसा ऑप्शन, करियर ऑप्शन चूज़ करना होगा जिससे कि आप खुद को बिल्ड कर पाएँ, कहीं आपकी स्टैंडिंग हो। तो हमें घर में हमेशा से यही सिखाया गया था कि जी। आपको पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपको इस्टाब्लिश जी। करना है। तो यही मैं सबसे कोशिश करती हूँ, जो जिनसे मैं मिलती हूँ बच्चों से उस एज ग्रुप के, कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अपने करियर पे फोकस करो जी। और जो सोशल मीडिया और इस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहें। दूसरा एक और एस्पेक्ट जो आजकल का यूथ शायद उसे फॉलो नहीं कर रहा, वो है आउटडोर एक्टिविटीज़ जी। एंड हॉबीज़। हाँ। तो अपने साथ एक हॉबी कोई ज़रूर लेके चलनी चाहिए। जी। आई यूज़ टू राइट, मैं Oh, डायरी very- लिखती थी और देयर इज़ अ जापानी आर्ट क्विलिंग, हाँ। तो मैं क्विलिंग करती थी। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा जी। थोड़ा इंटरेस्ट था तो वो करती थी। तो अपने साथ कोई एक आउटडोर एक्टिविटी और कुछ हॉबी अपने साथ ज़रूर लेके चलें, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि शायद हमें पीछे जाने की ज़रूरत है या अपना ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी गेम से या कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ से जुड़े रहेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग। जी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप प्रोफेशनली या पर्सनली किसी चीज़ में डिस्टर्ब्ड हैं तो कुछ आपके पास करने के लिए हमेशा जी। होगा। तो इसीलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ से अपने आप को ज़रूर जोड़ें। बाकी जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जी। तो तैयारी के लिए सबसे पहले तो उन्हें ये पता होना कि वो क्यों तैयारी कर रहे हैं। जी, जैसे very good। मेरा पर्पस था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, जी। चाहे एज अ पुलिस ऑफिसर करूं या किसी और डिपार्टमेंट में रह कर करूं, बट सोसाइटी के लिए कुछ करना है। फादर का पहले से ही ये था, जैसे डॉक्टर वो बनाना चाहते थे तो भी वो भी सोसाइटी के लिए के था, लिए। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की तरह भी सोसाइटी के लिए जी। डेडिकेटेड काम जी। करते हैं। तो अपना पर्पस ज़रूर डिसाइड करें और अपनी लाइफ में गोल रखें, बट वो गोल अचीवेबल हो, रियलिस्टिक होना जी। चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे तैयारी करते करते उस चीज़ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा है। जी। जैसे आजकल हो रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं कि सबको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं है। आपने ये देखा नहीं कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचे, उसके पहले आप उसमें कूद गए। जी। तो प्लानिंग करें, उस गोल डिसाइड करें, अपना लेवल असेस करें और उसके बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से काम करें। तो ये थैंक यू। हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर सुकन्या शर्मा से। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स डॉक्टर सुकन्या शर्मा ने शेयर किए और हम आशा करते हैं कि जो हमारे यूथ हैं वो उससे इंस्पिरेशन लेंगे और आगे उसी तरह करेंगे। डॉक्टर सुकन्या शर्मा, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए इशू पे। आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।